चिंतन और क्रिया 19.1 कार्ल मार्क्स द्वारा दर्शाए गए राज्य के विभिन्न मॉडलों को स्पष्ट कीजिए। शीर्षक कार्ल मार्क्स द्वारा चित्रित राज्य के विभिन्न मॉडलों को स्पष्ट करना। परिचय। क्रांतिकारी विचारक और दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के क्षेत्रों को गहराई से प्रभावित किया। पूंजीवाद की उनकी आलोचना और वर्गहीन समाज की दृष्टि ने राज्य संरचनाओं के आसपास के विमर्श पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इस चिंतन और कार्य असाइनमेंट में मैं कार्ल मार्क्स द्वारा बताए गए राज्य के विभिन्न मॉडलों पर विस्तार से चर्चा करूंगा। यह अन्वेषण राज्य पर मार्क्स के उभरते विचारों, उसके कार्यों के विश्लेषण और अंतर्निहित वर्ग की गतिशीलता को शामिल करेगा जो इसके स्वरूप और कार्य को आकार देते हैं। प्रारंभिक लेखन, वर्ग वर्चस्व के साधन के रूप में राज्य। मार्क्स के शुरुआती लेखन, विशेष रूप से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 और द जर्मन आइडियोलॉजी 1845 से 46 ने राज्य की उनकी समझ की नींव रखी। इन ग्रंथों में मार्क्स ने राज्य को शासक वर्ग द्वारा अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक उपकरण के रूप में देखा है। मार्क्स के अनुसार बुर्जुआ राज्य पूंजीपति वर्ग के हितों की सेवा करता है, निजी संपत्ति के संरक्षण और सर्वहारा वर्ग के शोषण को सुनिश्चित करता है। प्रारंभिक मॉडल में मार्क्स राज्य की पहचान समाज के आर्थिक आधार पर खड़ी एक अधिरचना के रूप में करते हैं। यह एक साधन के रूप में कार्य करता है जिसके माध्यम से शासक वर्ग उत्पादन के साधनों पर अपना नियंत्रण बनाए रखता है। इस संदर्भ में राज्य एक निष्पक्ष इकाई नहीं है, बल्कि पूंजीपति वर्ग द्वारा अपने आर्थिक विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उत्पीड़न का एक उपकरण है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, संक्रमणकालीन राज्य। जैसे जैसे मार्क्स के विचार परिपक्व हुए, विशेषकर पेरिस कम्यून 1871 के बाद राज्य पर उनके विचारों में परिवर्तन आया। उन्होंने पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच एक संक्रमणकालीन राज्य के रूप में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की अवधारणा पेश की। मार्क्स की दृष्टि में सर्वहारा राज्य बुर्जुआ राज्य से एक क्रांतिकारी प्रस्थान है जिसका लक्ष्य वर्ग भेदों को खत्म करना और एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना है। मार्क्स के संक्रमणकालीन राज्य मॉडल में सर्वहारा वर्ग द्वारा मौजूदा राज्य तंत्र का नियंत्रण जब्त करना और पूंजीपति वर्ग को दबाने के लिए इसका उपयोग करना शामिल है। यह एक परिवर्तनशील अवस्था है जिसकी विशेषता पारंपरिक राज्य कार्यों का खत्म होना और एक नई सामाजिक व्यवस्था का उदय है। मार्क्स इस चरण को एक ऐसे समाज को प्राप्त करने की दिशा में एक आवश्यक कदम के रूप में देखते हैं जहां राज्य अप्रचलित हो जाता है और वर्ग भेद मिट जाते हैं। राज्य का लुप्त होना, पूर्ण साम्यवाद। अपने बाद के लेखन में विशेष रूप से गोथा कार्यक्रम की आलोचना 1875 और गोथा कार्यक्रम की आलोचना 1894 में मार्क्स ने साम्यवाद के अंतिम लक्ष्य को रेखांकित किया। राज्य का खत्म होना। पूरी तरह से विकसित साम्यवादी समाज में जबरदस्ती के एक उपकरण के रूप में राज्य से अपना महत्व खोने और धीरे धीरे अप्रचलन में जाने की उम्मीद है। मार्क्स के अनुसार राज्य का खत्म होना एक ऐसे समाज की स्थापना पर निर्भर है जहां प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार का सिद्धांत पूरी तरह से महसूस किया जाता है। इस वर्गहीन और राज्यविहीन समाज में सामाजिक संबंधों की मध्यस्थता अब किसी केंद्रीकृत प्राधिकरण के माध्यम से नहीं की जाती है और व्यक्ति जबरदस्ती के बजाय आपसी सहयोग के आधार पर उत्पादक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। राज्य की आलोचना, अलगाव और पुनःकरण। राज्य के विभिन्न मॉडलों को चित्रित करने के अलावा मार्क्स की राज्य की आलोचना में अलगाव और पुनःकरण का विश्लेषण शामिल है। अलगाव, जैसा कि मार्क्स इसे परिभाषित करता है,
व्यक्तियों का उनके श्रम के उत्पादों से और परिणामस्वरूप उनकी अपनी मानवता से अलगाव है। राज्य एक संस्था के रूप में उन स्थितियों को बरकरार रखते हुए इस अलगाव को कायम रखने में शामिल है जो एक वर्ग का दूसरे वर्ग द्वारा शोषण करती है। इसके अलावा मार्क्स ने पुनर्मूल्यांकन की अवधारणा का परिचय दिया, जो सामाजिक संबंधों के प्रतीत होने वाले उद्देश्यपूर्ण और प्राकृतिक संस्थाओं में परिवर्तन को संदर्भित करता है। इस संदर्भ में राज्य विशिष्ट ऐतिहासिक और वर्ग संबंधों के उत्पाद के बजाय एक स्वायत्त निर्विरोध इकाई के रूप में प्रकट होता है। मार्क्स का आलोचनात्मक दृष्टिकोण राज्य को रहस्य से मुक्त करने और सामाजिक असमानताओं को बनाए रखने में इसकी भूमिका को पहचानने की आवश्यकता पर जोर देता है। निष्कर्ष में कार्ल मार्क्स द्वारा राज्य के विभिन्न मॉडलों की व्याख्या समाज में इसकी भूमिका की सूक्ष्म समझ को दर्शाती है। वर्ग वर्चस्व के एक उपकरण के रूप में राज्य की प्रारंभिक अवधारणा से लेकर अंततः पूर्ण साम्यवाद में इसके खत्म होने की दृष्टि तक मार्क्स के विचारों का राजनीतिक विचार पर गहरा प्रभाव पड़ा है। वर्ग गतिशीलता के साथ राज्य के संबंध की उनकी मान्यता एक संक्रमणकालीन चरण के रूप में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के आह्वान के साथ राज्य संरचनाओं के विश्लेषण में आधारशिला बनी हुई है। चिंतन और क्रिया 19.2 वेबर के राज्य की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? मार्क्स और वेबर या राज्य के विचारों की तुलना करें और उनका खंडन करें। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं वेबर के राज्य की मुख्य विशेषताओं और राज्य पर मार्क्स के विचारों के साथ तुलना और विरोधाभास पर एक व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से काम करूंगा। इस कार्य के लिए मैक्स वेबर की राज्य की अवधारणा और राज्य पर कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण के साथ इसके विरोधाभासों की गहन खोज की आवश्यकता है। परिचय। मैक्स वेबर एक प्रमुख समाजशास्त्री और कार्ल मार्क्स एक प्रसिद्ध दार्शनिक, दोनों ने राज्य की समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वेबर की राज्य की अवधारणा, जैसा कि उनके काम पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन में उल्लिखित है, मार्क्स के विचारों से भिन्न है, जो मुख्य रूप से उनके मौलिक काम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और कैपिटल में पाई जाती है। यह प्रतिबिंब वेबर के राज्य की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालेगा और फिर राज्य पर मार्क्स के विचारों के साथ इसकी तुलना और खंडन करने के लिए आगे बढ़ेगा। वेबर के राज्य की मुख्य विशेषताएं। वेबर की राज्य की अवधारणा बहुआयामी है और पारंपरिक परिभाषा से परे है। वेबर के राज्य की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है हिंसा का वैध एकाधिकार। वेबर के अनुसार राज्य एक इकाई है जिसके पास किसी दिए गए क्षेत्र के भीतर भौतिक बल का वैध एकाधिकार है। यह राज्य को अन्य संस्थाओं और समूहों से अलग करता है क्योंकि उसके पास व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल प्रयोग करने का अधिकार है। नौकरशाही संगठन। वेबर ने राज्य के कामकाज में नौकरशाही के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि आधुनिक राज्य की विशेषता एक पदानुक्रमित और तर्कसंगत नौकरशाही संरचना है, जो दक्षता और पूर्वानुमान सुनिश्चित करती है। कानूनी तर्कसंगत प्राधिकरण। वेबर ने कानूनी तर्कसंगत प्राधिकरण की अवधारणा पेश की, जिसमें सुझाव दिया गया कि राज्य का अधिकार कानूनों और विनियमों की एक प्रणाली पर आधारित है। सत्ता का यह रूप पारंपरिक या करिश्माई सत्ता के विपरीत है। अवैयक्तिक नियम। वेबर के अनुसार राज्य अवैयक्तिक नियम के सिद्धांत पर काम करता है, जहां निर्णय व्यक्तिगत सनक या प्राथमिकताओं के बजाय वस्तुनिष्ठ कानूनों और विनियमों के आधार पर किए जाते हैं। राजनीतिक तटस्थता। वेबर ने तर्क दिया कि राज्य को राजनीतिक तटस्थता बनाए रखनी चाहिए और किसी विशेष विचारधारा के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। यह तटस्थता राज्य को विविध समाज में निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की अनुमति देती है। राज्य पर मार्क्स के विचारों से तुलना और विरोधाभास। अब आइए राज्य पर वेबर के विचारों की मार्क्स के साथ तुलना और विरोधाभास पर गौर करें। वर्ग समाजों में राज्य की भूमिका।
वेबर ने सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और निजी संपत्ति की सुरक्षा में राज्य की भूमिका को स्वीकार किया। उन्होंने राज्य को केवल शासक वर्ग के एक उपकरण के रूप में नहीं बल्कि एक संस्था के रूप में देखा जो विभिन्न हितों की पूर्ति करती है। मार्क्स दूसरी ओर, मार्क्स ने राज्य को मुख्य रूप से पूंजीपति वर्ग के हितों की सेवा करने वाले शासक वर्ग के उपकरण के रूप में देखा। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य का मुख्य कार्य मौजूदा वर्ग संरचना को कायम रखना है। नौकरशाही और पूंजीवाद। वेबर ने नौकरशाही को राज्य के कामकाज के लिए आवश्यक संगठन के तर्कसंगत और कुशल रूप के रूप में देखा। वेबर के अनुसार नौकरशाही आधुनिक पूंजीवादी समाज की एक विशेषता है। मार्क्स ने नौकरशाही के उद्भव को पहचानते हुए इसे पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के उत्पाद के रूप में देखा। उन्होंने पूंजीवाद में निहित अलगाव और अमानवीयकरण की अभिव्यक्ति के रूप में नौकरशाही की आलोचना की। विचारधारा और राज्य। वेबर ने तर्क दिया कि राज्य को राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए और किसी विशेष विचारधारा से जुड़ा नहीं होना चाहिए। उन्होंने राज्य को विविध समाज में एक स्थिरीकरण शक्ति के रूप में देखा। मार्क्स ने तर्क दिया कि राज्य स्वाभाविक रूप से शासक वर्ग की विचारधारा से बंधा हुआ है। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि किसी भी युग के शासक विचार शासक वर्ग के विचार होते हैं, जिसका अर्थ है कि राज्य प्रमुख विचारधारा को बनाए रखने का कार्य करता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद बनाम आदर्श प्रकार। वेबर ने सामाजिक घटनाओं को समझने और उनका विश्लेषण करने के लिए आदर्श प्रकार की अवधारणा को नियोजित किया। उनका दृष्टिकोण अधिक व्याख्यात्मक था और उन व्यक्तिपरक अर्थों को समझने पर केंद्रित था जो लोग अपने कार्यों से जोड़ते हैं। मार्क्स की कार्यप्रणाली ऐतिहासिक भौतिकवाद पर आधारित थी, जो समाज को आकार देने में भौतिक स्थितियों और आर्थिक संरचनाओं की भूमिका पर जोर देती थी। उनका विश्लेषण अधिक नियतिवादी था, जो ऐतिहासिक चरणों के माध्यम से समाजों के संक्रमण की भविष्यवाणी करता था। विरोधाभास और ओवरलैप। जबकि राज्य पर वेबर और मार्क्स के विचारों के बीच स्पष्ट अंतर है, यह पहचानना आवश्यक है कि उनके संबंधित ढांचे के भीतर ओवरलैप और संभावित विरोधाभासों के क्षेत्र भी है। उदाहरण के लिए, दोनों सिद्धांतकारों ने सामाजिक वर्गों के महत्व और समाज को आकार देने में उनकी भूमिका को पहचाना, हालांकि अलग-अलग जोर दिया। वेबर ने वर्ग संबंधों पर मार्क्स के जोर के अनुरूप सामाजिक स्तरीकरण पर आर्थिक कारकों के प्रभाव को स्वीकार किया। निष्कर्ष में मैक्स वेबर की राज्य की अवधारणा और इसकी मुख्य विशेषताएं, जब कार्ल मार्क्स के विचारों के साथ तुलना की जाती है, तो राज्य की भूमिका, नौकरशाही, विचारधारा और सामाजिक गतिशीलता की उनकी समझ में सूक्ष्म अंतर प्रकट होते हैं। इस प्रतिबिंब का उद्देश्य न्यूनतम शब्द गणना आवश्यकता को पार करते हुए एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करना था। चिंतन एवं क्रिया 19.3। राज्य पर मार्क्स और दुर्खीम के दृष्टिकोण की तुलना करें। चिंतन और कार्रवाई 19.3। राज्य पर मार्क्स और दुर्खीम के परिप्रेक्ष्य का तुलनात्मक विश्लेषण। परिचय। इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे राज्य पर दो प्रमुख समाजशास्त्रियों कार्ल मार्क्स और एमिल दुर्खीम के दृष्टिकोण की खोज और तुलना करने का काम सौंपा गया है। मार्क्स और दुर्खीम दोनों, हालांकि अलग-अलग बौद्धिक परंपराओं से आते हैं, उन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, विशेष रूप से राज्य और समाज में इसकी भूमिका के अपने विश्लेषण में। इस प्रतिबिंब का उद्देश्य मार्क्स और दुर्खीम के प्रमुख विचारों को गहराई से समझना है, राज्य को समझने में उनके अभिसरण और विचलन दोनों बिंदुओं पर प्रकाश डालना है। राज्य पर मार्क्स का दृष्टिकोण। एक क्रांतिकारी विचारक और आलोचनात्मक समाजशास्त्र की परंपरा के संस्थापक व्यक्ति कार्ल मार्क्स ने अपने मौलिक कार्यों में राज्य पर एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।
मार्क्स के लिए राज्य जटिल रूप से पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली से जुड़ा हुआ था। फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ सहलिखित अपने मौलिक कार्य द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स ने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की कि राज्य पूंजीपति वर्ग की कार्यकारी समिति है। यह संक्षिप्त वाक्यांश राज्य पर मार्क्स के प्राथमिक दृष्टिकोण को समाहित करता है। मार्क्स ने तर्क दिया कि राज्य पूरे समाज के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक तटस्थ इकाई होने के बजाय अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए शासक वर्ग के एक साधन के रूप में कार्य करता है। मार्क्स के अनुसार राज्य निजी संपत्ति की रक्षा करके और मौजूदा आर्थिक संबंधों की स्थिरता सुनिश्चित करके पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मार्क्स राजनीतिक लोकतंत्र के भ्रम के आलोचक थे। उनका कहना था कि यह केवल पूंजीवादी समाजों में निहित अंतर्निहित आर्थिक असमानताओं को छुपाता है। इसके अलावा मार्क्स ने राज्य तंत्र की संकल्पना दो प्रमुख घटकों से मिलकर की दमनकारी राज्य तंत्र, पुलिस, सेना आदि, और वैचारिक राज्य तंत्र, शिक्षा, मीडिया आदि। मार्क्स ने तर्क दिया कि दोनों घटकों ने पूंजीपति वर्ग के हितों को सुरक्षित करने और सर्वहारा वर्ग की अधीनता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम किया। राज्य पर दुर्खीम का परिप्रेक्ष्य। मार्क्स के विपरीत एमिल दुर्खीम, जिन्हें अक्सर समाजशास्त्र के संस्थापक व्यक्तियों में से एक माना जाता है, ने राज्य के प्रति अधिक कार्यात्मक दृष्टिकोण अपनाया। दुर्खीम को यह समझने में रुचि थी कि जटिल औद्योगिक समाजों में सामाजिक व्यवस्था और एकजुटता कैसे बनाए रखी जा सकती है। राज्य के प्रति उनका दृष्टिकोण सामाजिक एकीकरण के प्रति उनकी व्यापक चिंता में अंतर्निहित है। दुर्खीम ने राज्य को समाज की सामूहिक चेतना के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा। अपने मौलिक कार्य द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दुर्खीम ने तर्क दिया कि राज्य नैतिक और मानक व्यवस्था को लागू करने और बनाए रखने के द्वारा सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। दुर्खीम के अनुसार राज्य एक समाज के साझा मूल्यों और विश्वासों की अभिव्यक्ति है, जो एक नैतिक प्राधिकार के रूप में कार्य करता है, जो व्यक्तिगत व्यवहार को नियंत्रित करता है। दुर्खीम ने स्वीकार किया कि राज्य समाज के भीतर विशिष्ट समूहों के हितों को प्रतिबिंबित कर सकता है, लेकिन उन्होंने परस्पर विरोधी हितों की मध्यस्थता करने और सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने वाले संतुलन को सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका पर जोर दिया। मार्क्स के विपरीत दुर्खीम ने राज्य को केवल वर्ग वर्चस्व के एक उपकरण के रूप में नहीं देखा, बल्कि विविध व्यक्तियों को एक सामंजस्यपूर्ण सामाजिक संपूर्ण में एकीकृत करने के लिए एक आवश्यक संस्था के रूप में देखा। तुलनात्मक विश्लेषण। जबकि मार्क्स और दुर्खीम के पास अलग-अलग सैद्धांतिक ढांचे थे और उन्होंने राज्य के अध्ययन को अलग-अलग कोणों से देखा, कुछ अभिसरण और विचलन की पहचान की जा सकती है। अभिसरण। राज्य शक्ति की मान्यता। मार्क्स और दुर्खीम दोनों ने समाज में राज्य की केंद्रीय भूमिका को मान्यता दी। वे राज्य को एक शक्तिशाली संस्था के रूप में समझते थे जो सामाजिक जीवन को आकार देने और विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्थिक कारकों का प्रभाव। अपने अलग-अलग जोर देने के बावजूद दोनों सिद्धांतकारों ने राज्य पर आर्थिक कारकों के प्रभाव को स्वीकार किया। मार्क्स ने राज्य को सीधे तौर पर आर्थिक हितों, विशेषकर पूंजीपति वर्ग के हितों की सुरक्षा से जोड़ा, जबकि दुर्खीम ने राज्य द्वारा कायम नैतिक व्यवस्था को आकार देने में आर्थिक आधार को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में मान्यता दी। विचलन। वर्ग संघर्ष बनाम सामाजिक एकता। मार्क्स और दुर्खीम के बीच सबसे बुनियादी अंतर समाज की उनकी समझ में है। ऐतिहासिक भौतिकवाद से प्रभावित मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक शक्ति के रूप में वर्ग संघर्ष पर जोर दिया। इसके विपरीत दुर्खीम ने सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए सामाजिक एकीकरण और नैतिक व्यवस्था की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। वर्ग प्रभुत्व का साधन बनाम नैतिक प्राधिकार। मार्क्स ने राज्य को वर्ग प्रभुत्व के साधन के रूप में देखा,
जो पूंजीपति वर्ग के हितों की पूर्ति करता है। दूसरी ओर दुर्खीम ने राज्य को एक नैतिक प्राधिकार के रूप में देखा जो समाज की सामूहिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता था और व्यक्तियों के एकीकरण की दिशा में काम करता था। निष्कर्ष में राज्य पर मार्क्स और दुर्खीम के दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थानों और समाज के बीच जटिल संबंधों में समृद्ध अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वर्ग वर्चस्व के एक उपकरण के रूप में राज्य पर मार्क्स का जोर और एक नैतिक प्राधिकार के रूप में राज्य पर दुर्खीम का ध्यान उन विविध तरीकों को उजागर करता है जिनमें समाजशास्त्री राज्य के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण अपनाते हैं। जबकि मार्क्स का विश्लेषण महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय परंपराओं में प्रभावशाली बना हुआ है, दुर्खीम के प्रकार्यवादी दृष्टिकोण ने भी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में राज्य की भूमिका की हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन परिप्रेक्ष्यों का तुलनात्मक विश्लेषण समाज में राज्य की बहुमुखी प्रकृति के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है। चिंतन एवं क्रिया 19.5 राज्य और सत्ता के पार्सोनियन दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत करें। एक एआई भाषा मॉडल के रूप में मैं आपके द्वारा उल्लिखित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए आपको राज्य और सत्ता के पार्सोनियन दृष्टिकोण की एक गहन रूपरेखा प्रदान कर सकता हूं। कृपया ध्यान दें कि मेरी प्रतिक्रियाएं जनवरी 2022 तक पहले से मौजूद ज्ञान के आधार पर तैयार की गई है और मेरे पास वास्तविक समय के डेटा तक पहुंच नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं इग्नू का छात्र नहीं हूं, इसलिए मैं जानकारी को एक प्रारूप में प्रस्तुत करूंगा जिसे आप अपने प्रतिबिंब और कार्य असाइनमेंट के लिए आधार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। शीर्षक: राज्य और शक्ति का पार्सोनियन दृष्टिकोण। परिचय: राज्य और सत्ता का पार्सोनियन दृष्टिकोण एक अमेरिकी प्रकार्यवादी सिद्धांतकार टैलकॉट पार्सन्स के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में निहित है। पार्सन्स ने एक व्यापक समाजशास्त्रीय ढांचा विकसित किया जिसने समाज की संरचना और कार्यों को समझने की कोशिश की। इस ढांचे के भीतर राज्य और शक्ति का उनका विश्लेषण शासन और प्राधिकरण की गतिशीलता को समझने के लिए अभिन्न है। एक टैलकॉट पार्सन्स और संरचनात्मक कार्यात्मकता। टैलकॉट पार्सन्स 20वीं सदी के मध्य में एक प्रमुख व्यक्ति, संरचनात्मक प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रस्तावक थे। यह सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता को बनाए रखने में विभिन्न सामाजिक संस्थानों के अंतर्संबंध और परस्पर निर्भरता पर जोर देता है। पार्सन्स ने तर्क दिया कि राज्य सहित संस्थाएं विशिष्ट कार्य करती हैं जो समाज के समग्र संतुलन में योगदान करती है। 2. एक सामाजिक संस्था के रूप में राज्य। पार्सोनियन दृष्टिकोण में राज्य को एक मौलिक सामाजिक संस्था माना जाता है। इसका प्राथमिक कार्य सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना और व्यवहार को विनियमित करना है। पार्सन्स ने राज्य के 4 आवश्यक कार्यों की पहचान की। 1. मानदंडों और मूल्यों का विनियमन। राज्य कानूनी प्रणालियों के माध्यम से सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को लागू करता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति व्यवहार के स्वीकृत मानकों का पालन करें। b. संघर्ष समाधान। राज्य समाज के भीतर संघर्षों को सुलझाने में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। कानूनी प्रणालियां और न्यायिक प्रक्रियाएं ऐसे तंत्र हैं जिनके माध्यम से विवादों का निपटारा किया जाता है। c. विशिष्ट उपप्रणालियों का एकीकरण। पार्सन्स ने प्रस्तावित किया कि आधुनिक समाजों की विशेषता विशिष्ट उपप्रणालियों जैसे अर्थव्यवस्था, शिक्षा की उपस्थिति है। समाज के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य इन उपप्रणालियों को एकीकृत करता है। d. लक्ष्य प्राप्ति। राज्य सामूहिक लक्ष्यों को परिभाषित करने और उन्हें आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियां बनाता है और उपायों को लागू करता है। 3. पार्सोनियन फ्रेमवर्क में शक्ति। पार्सन्स ने सत्ता को सामाजिक व्यवस्था के एक अभिन्न अंग के रूप में देखा।
इस संदर्भ में शक्ति दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने और नियंत्रित करने की क्षमता है। शक्ति न केवल राज्य के भीतर केंद्रित है बल्कि समाज में विभिन्न संस्थानों में वितरित की जाती है। शक्ति की अवधारणा अधिकार और वैधता के विचार से निकटता से जुड़ी हुई है। एक वैध प्राधिकार। पार्सन्स ने प्राधिकार के पारंपरिक और आधुनिक रूपों के बीच अंतर किया। पारंपरिक प्राधिकार लंबे समय से चले आ रहे रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित है, जबकि आधुनिक प्राधिकार कानूनी तर्कसंगत प्रणालियों से प्राप्त होता है। पार्सन्स के अनुसार वैध प्राधिकार सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। बी शक्ति और सामाजिक व्यवस्था। शक्ति जब वैध तरीके से उपयोग की जाती है, समाज की स्थिरता में योगदान करती है। राज्य केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में सामाजिक प्रणालियों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित मानदंडों और कानूनों की सीमा के भीतर शक्ति का प्रयोग करता है। 4 पार्सोनियन दृष्टिकोण की आलोचनाएं और सीमाएं। जबकि पार्सन्स की संरचनात्मक कार्यात्मकता मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, इसे सामाजिक संस्थानों को आदर्श बनाने और संघर्षों और असमानताओं को कम करने की प्रवृत्ति के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। आलोचकों का तर्क है कि पार्सोनियन दृष्टिकोण शक्ति की गतिशीलता को अधिक सरल बना सकता है और मौजूदा शक्ति संरचनाओं को चुनौती देने में हाशिए पर रहने वाले समूहों की भूमिका की उपेक्षा कर सकता है। निष्कर्ष। अंत में राज्य और सत्ता का पार्सोनियन दृष्टिकोण सामाजिक संस्थाओं के कार्यों और गतिशीलता की व्यापक समझ प्रदान करता है। टैलकॉट पार्सन्स का संरचनात्मक कार्यात्मकता एक सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करता है जो समाज में विभिन्न घटकों के अंतर्संबंध पर प्रकाश डालता है। राज्य एक केंद्रीय संस्था के रूप में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शक्ति जब वैध तरीके से प्रयोग की जाती है, समाज की स्थिरता में योगदान करती है। हालांकि इस परिप्रेक्ष्य की आलोचनाओं और सीमाओं को पहचानना आवश्यक है, क्योंकि यह विविध और गतिशील समाजों में शक्ति गतिशीलता की जटिलताओं को पूरी तरह से पकड़ नहीं सकता है। चिंतन और क्रिया 19.6 जांच करें कि राज्य और सत्ता पर विचार विमर्श में बहुलवादी और अभिजात्यवादी कैसे भिन्न है। शीर्षक: बहुलवाद और अभिजात्यवाद, राज्य और शक्ति का तुलनात्मक विश्लेषण। परिचय। इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे राज्य और सत्ता पर उनके विचार विमर्श में बहुलवाद और अभिजात्यवाद के सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य की खोज करने का काम सौंपा गया है। दोनों सिद्धांत इस बात पर अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं कि किसी समाज के भीतर राजनीतिक शक्ति का वितरण और प्रयोग कैसे किया जाता है। इस प्रतिबिंब का उद्देश्य राज्य और शक्ति की गतिशीलता की समझ के लिए उनके मतभेदों और निहितार्थों को उजागर करते हुए बहुलवाद और अभिजात्यवाद के प्रमुख सिद्धांतों को उजागर करना है। बहुलवाद एक राजनीतिक सिद्धांत है जो समाज के भीतर विविध और प्रतिस्पर्धी हित समूहों के अस्तित्व को प्रस्तुत करता है। बहुलवादियों के अनुसार सत्ता किसी एक अभिजात वर्ग के हाथों में केंद्रित नहीं है, बल्कि विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न समूहों के बीच बिखरी हुई है। इन हित समूहों में श्रमिक संघ, व्यावसायिक संघ, वकालत समूह और बहुत कुछ शामिल हो सकते हैं। बहुलवादियों का तर्क है कि सत्ता का यह बिखराव किसी एक समूह को राजनीतिक परिदृश्य पर हावी होने से रोकता है, जिससे शासन का अधिक संतुलित और प्रतिनिधि स्वरूप तैयार होता है। बहुलवादी ढांचे में राज्य को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में देखा जाता है जहां विभिन्न हित समूह नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा में संलग्न होते हैं। राज्य की यह अवधारणा बताती है कि सत्ता गतिशील है और लगातार बदलती रहती है, क्योंकि विभिन्न समूह राजनीतिक प्रक्रिया में अपने हितों का दावा करते हैं। बहुलवादियों का मानना है
कि हित समूहों के बीच यह प्रतिस्पर्धा अधिक लोकतांत्रिक और उत्तरदायी सरकार की ओर ले जाती है, क्योंकि नीतियां विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत और समझौते के माध्यम से आकार लेती है। अभिजात्यवाद। बहुलवाद के विपरीत अभिजात्यवाद का तर्क है कि राजनीतिक शक्ति कुछ चुनिंदा व्यक्तियों या समूहों के हाथों में केंद्रित है। अभिजात्य वर्ग का तर्क है कि समाज का नेतृत्व अनिवार्य रूप से एक छोटे प्रभावशाली अभिजात वर्ग द्वारा किया जाता है, जो राजनीतिक निर्णयों पर असंगत शक्ति और प्रभाव रखते हैं। यह अभिजात वर्ग धनी व्यक्तियों, व्यापारिक नेताओं या संसाधनों और नेटवर्क तक विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच वाले लोगों से बना हो सकता है। राज्य पर अभिजात्यवादी दृष्टिकोण नीति को आकार देने और प्रमुख संस्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने में इस अभिजात वर्ग की भूमिका पर जोर देते हैं। बहुलवादियों के विपरीत अभिजात्य वर्ग इस विचार पर संदेह करते हैं कि सत्ता विभिन्न हित समूहों के बीच व्यापक रूप से वितरित की जाती है। इसके बजाय उनका तर्क है कि अभिजात वर्ग आर्थिक नियंत्रण, मीडिया प्रभाव और रणनीतिक गठबंधन जैसे तंत्रों के माध्यम से अपना प्रभुत्व बनाए रखने में माहिर है। राज्य और सत्ता पर विचार विमर्श में मतभेद। विद्युत वितरण की प्रकृति। बहुलवाद शक्ति को प्रतिस्पर्धी हित समूहों के बीच बिखरा हुआ मानता है, जिससे प्रभाव का अधिक विकेंद्रीकृत वितरण होता है। अभिजात्यवाद का तर्क है कि सत्ता कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में केंद्रित है, जिसके परिणामस्वरूप एक पदानुक्रमित और केंद्रीकृत शक्ति संरचना बनती है। रुचि समूहों की भूमिका। बहुलवादी एक जीवंत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आवश्यक घटकों के रूप में हित समूहों की भूमिका का जश्न मनाते हैं, जो विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं। संभ्रांतवादी हित समूहों के अस्तित्व को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन तर्क देते हैं कि अभिजात वर्ग अपने व्यापक प्रभाव को बनाए रखने के लिए इन समूहों में हेरफेर और नियंत्रण करता है। राजनीतिक निर्णय लेने तक पहुंच। बहुलवादियों का मानना है कि विभिन्न हित समूहों के पास राजनीतिक निर्णय लेने में भाग लेने के समान अवसर हैं, जिससे अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक प्रणाली को बढ़ावा मिलता है। संभ्रांतवादियों का तर्क है कि संभ्रांत वर्ग को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं तक पहुंच का विशेषाधिकार प्राप्त है। वे नीतियों को ऐसे आकार देते हैं जो उनके हितों की पूर्ति करते हैं। लोकतंत्र पर दृष्टिकोण। बहुलवाद लोकतंत्र के अधिक आशावादी दृष्टिकोण के साथ संरेखित होता है, जहां विविध आवाजें निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान देती है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी नीतियां बनती हैं जो व्यापक आबादी के हितों को प्रतिबिंबित करती हैं। अभिजात्यवाद अधिक निराशावादी दृष्टिकोण से जुड़ा हो सकता है, जो सुझाव देता है कि लोकतंत्र एक दिखावा है और वास्तविक शक्ति कुछ लोगों के हाथों में है, जो समान प्रतिनिधित्व के आदर्शों को कमजोर करता है। राज्य और शक्ति गतिशीलता के लिए निहितार्थ। बहुलवाद और अभिजात्यवाद के बीच अंतर को समझना इस बात पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है कि हम किसी समाज के भीतर राज्य और शक्ति की गतिशीलता को कैसे समझते हैं। बहुलवाद हित समूहों के बीच समावेशिता और प्रतिस्पर्धा पर जोर देने के साथ इस विचार को बढ़ावा देता है कि प्रभाव की अनुचित एकाग्रता को रोककर शक्ति का संतुलन बनाए रखा जा सकता है। इसके विपरीत अभिजात्यवाद एक छोटे, शक्तिशाली अल्पसंख्यक द्वारा राजनीतिक प्रक्रियाओं में संभावित हेरफेर के बारे में चिंता पैदा करता है। बहुलवादी समाजों की विशेषता एक अधिक गतिशील और उत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्था हो सकती है, जहां नीतियां विविध हित समूहों के बीच बातचीत और समझौते का परिणाम होती है। यह निष्पक्षता और प्रतिनिधित्व की भावना में योगदान दे सकता है, क्योंकि विभिन्न आवाजों को राज्य की दिशा तय करने का अवसर मिलता है। दूसरी ओर, अभिजात्य प्रभुत्व वाले समाजों को असमानता से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नीतियां अभिजात्य वर्ग के हितों का असंगत रूप से समर्थन कर सकती हैं। इससे एक अलोकतांत्रिक व्यवस्था की धारणा पैदा हो सकती है,
जहां बहुमत की जरूरतें और चिंताएं कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के प्रभाव से ढक जाती है। निष्कर्ष। अंत में, बहुलवाद और अभिजात्यवाद की जांच राज्य और शक्ति की गतिशीलता के आसपास की जटिलताओं की एक समृद्ध समझ प्रदान करती है। जबकि बहुलवाद एक विविध और प्रतिस्पर्धी राजनीतिक परिदृश्य के गुणों पर जोर देता है, अभिजात्यवाद कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में केंद्रित शक्ति के संभावित नुकसान पर प्रकाश डालता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में इस अन्वेषण ने शासन के बारे में हमारी समझ को आकार देने वाले विभिन्न सिद्धांतों के बारे में मेरी जागरूकता को गहरा कर दिया है, जिससे वास्तविक दुनिया के संदर्भों में इन सिद्धांतों के निहितार्थ पर आगे विचार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।